हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत दूसरा चैप्टर संघवाद का अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और यूपी बोर्ड की नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की लिंक को फटाफट अपने मित्रों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। और जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज का हमारा चैप्टर है संघवाद। संघवाद क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले संघवाद का अर्थ समझते हैं। संघवाद से क्या तात्पर्य है? शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और देश की घटक इकाइयों के बीच बटी होती है। संघवाद दो सरकारों का एक मिश्रित स्वरूप है, यानी एक व्यवस्था में दो सरकारों का मिश्रण होता है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार। भारत में हम संघवाद को स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के वितरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और जो दूसरी सरकार होती है वह राज्य या प्रांतों के स्तर के लिए होती है जो शासन के दिन प्रतिदिन के कामकाज को देखती है। सत्ता की इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं, यानी दोनों स्तर की केंद्र और राज्य स्तर की जो सरकारें हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत है। एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, जिस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। बाकी जो इकाइयाँ होती हैं वो केंद्रीय सत्ता के अधीन होकर कार्य करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार या प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में, लेकिन इसके विपरीत जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है, यानी केंद्र सरकार को किसी प्रकार का जवाब नहीं दे सकती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, यानी लोगों के लिए दोनों ही स्तर की जो सरकारें हैं वो लोगों को जवाबदेह होती हैं, यानी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। किस प्रकार से पहचानेंगे कि अमुक देश में संघीय शासन व्यवस्था है या एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं या लक्षण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिनके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है या पाई जाती है और किस देश में नहीं पाई जाती है। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें पहली विशेषता है कि यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसा कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक केंद्र सरकार की होती है, एक होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है
राज्य सरकार और तीसरी होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, ठीक है, 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी विशेषता है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, और वे सभी एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। यानी उसको सबके अलग अलग अधिकार क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। कौन किस क्षेत्र संबंधी कानून बनाएगा, कौन सा कर कौन सी सरकार वसूल करेगी और कहाँ का प्रशासन किस स्तर की सरकार करेगी, इन सब का अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। उसी अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नागरिक समूह पर ये लोग शासन करते हैं। अगला पॉइंट है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। विभिन्न स्तरों, केंद्र सरकार यानी केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती हैं, उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनका उल्लेख जो है संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है या संघीय शासन व्यवस्था का एक लक्षण है। अगला पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं, अगर संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना है, तो वह संशोधन जो है एक स्तर की सरकार नहीं कर सकती है। यानी केवल केंद्र सरकार नहीं कर सकती है या राज्य सरकार केवल नहीं कर सकती है, बल्कि ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी केंद्र स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार मिलकर ही संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। ये चौथी विशेषता हो गई संघवाद की। और पांचवी विशेषता है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर विभिन्न सरकारों के बीच कोई विवाद है, ठीक है, कोई समस्या है, तो उस विवाद का निपटारा जो सर्वोच्च न्यायालय करता है। छठा पॉइंट है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी वित्तीय की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनके राजस्व यानी आय प्राप्त करने का अलग अलग स्रोत जो है निर्धारित किया गया है। यानी कौन सी सरकार कहाँ से अपनी आय अर्जित कर सकती है या राजस्व को प्राप्त कर सकती है और कहाँ से नहीं, इसका उल्लेख जो है अलग अलग दिया गया क्षेत्रों में। अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, सातवीं विशेषता है कि इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। यानी इस प्रकार की शासन व्यवस्था उसके दोहरे उद्देश्य हैं। पहला क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना। पहला उद्देश्य क्या है, देश की जो एकता है उसकी सुरक्षा करना। दूसरा, इसे बढ़ावा देना, एकता की सुरक्षा करना और देश की एकता को बढ़ावा देना। और दूसरा है, इसके साथ साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। जो क्षेत्रीय विविधता हैं, क्योंकि भारत विविधताओं भरा देश है, तो इन विविधताओं का पूरा सम्मान करना भी इस संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य है। इसी कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। यानी जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों की सहमति होनी चाहिए। यानी किन आधारों पर उनके बीच सत्ता का बंटवारा हो, और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। यानी जो भी उनका अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करेगी, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगी। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं।
जो आदर्श संघीय व्यवस्था होती है, जो पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था होती है, उसमें दोनों पक्ष जो हैं पूर्ण रूप से दोनों पक्षों का पालन होता है। आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति होती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ये बात महत्वपूर्ण है बच्चों कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है, जो शासन की पद्धति का बंटवारा होता है, वो हर संघीय सरकार में, हर देश की संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है बच्चों, हर देश की सरकार में अलग अलग प्रकार का होता है। यह इस बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। यानी जो संघ है, जो कोई भी देश संघ बना है, उसकी स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में की गई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका यह है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं या अपनाते हैं, और साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। ऐसे कौन कौन से हैं जो दो या दो से अधिक राज्य देश मिलकर संघ बनाते हैं? इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ऐसे देश हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आम तौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के वृक्ष ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी केंद्र की अपेक्षा अधिक ये ताकतवर होते हैं। इनमें जो संघीय व्यवस्था अपनाई जाती है, इसमें जो प्रांत होते हैं वो केंद्र की अपेक्षा ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, एक तो पहला तरीका ये हो गया, इसमें जो केंद्र की अपेक्षा प्रांत अधिक शक्तिशाली होते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में क्या होता है कि जो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का जो दूसरा तरीका है, इसमें बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है। बड़ा देश अपनी आंतरिक जो विविधता है, जो विविधता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है, यानी राज्यों का निर्माण करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देता है। फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देता है। इस प्रकार के देशों में भारत आता है, बेल्जियम आता है और स्पेन आता है। इसके उदाहरण हैं। यहाँ से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा, इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के वृक्ष केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है। इसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है और राज्य सरकार को कम शक्तिशाली बनाया जाता है। जबकि पहली प्रकार की श्रेणी में प्रांत को ज़्यादा या राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है या बनाया गया है और केंद्र को कम शक्तिशाली बनाया गया है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। क्योंकि इसमें जो है केंद्र की बहुलता होती है, केंद्र की प्रधानता होती है, लेकिन फिर भी इसमें विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण उनको कुछ विशेष अधिकार, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे पहले जो है जब 370 की धारा नहीं हटी थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसका अपना संविधान होता था। लेकिन जब से 370 अनुच्छेद हट गया है जम्मू कश्मीर से, तब से उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है, क्योंकि भारत का ही अंग था, लेकिन उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था। जैसे सिक्किम है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और उनके लिए कुछ अलग से कानून है, तो यहाँ पर कुछ छूट मिलती है।
अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, ये तो अभी तक हमने जाना संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था की बात करेंगे। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल देश में यह काम कितना मुश्किल होगा, और जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से धर्म हैं और क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग हैं, वेशभूषाएँ खान पान अलग है। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। जो स्वतंत्र रजवाड़े थे, जो रियासतें थीं छोटी छोटी, उनका एकीकरण किया गया। इस एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। जो भारतीय संघ है और भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। क्या घोषित किया बच्चों, ये विशेष ध्यान रखना है। भारत क्या है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, भारत है क्या है, राज्यों का संघ। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना, भारत राज्यों का संघ है। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, जो हमने ऊपर बताई थी, जो संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, उन्हें फिर से देख लें कि हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। जो संविधान है उसने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। इसमें एक था संघ सरकार, या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। संघ सरकार को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहा जाता है। जो संघ सरकार है उसे क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार कहा जाता है। और राज्य सरकारें, 2 स्तर की शासन व्यवस्था का जिक्र जो है हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ की जो है संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों, क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना था, तो लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया था। ठीक है, अभी तक 2 ही स्तर थे, केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार थी। कौन सी थी, केंद्र या संघ सरकार, या केंद्रीय स्तर या संघीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर। अब बाद में जो है इसमें तीसरा स्तर और जोड़ दिया गया, स्थानीय। ठीक है बच्चों, ये 3 स्तर हो गया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ये कब किया गया, ये संविधान में संशोधन करके जो है तीसरे स्तर को जोड़ा गया। इसमें पंचायतें और नगर पालिकाओं को शामिल किया गया। अब जो स्थानीय स्तर है समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर जो स्थानीय स्तर है, स्थानीय स्तर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा है शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत है, और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत है। पंचायत के भी 3 स्तर हैं, पंचायत के भी बच्चों 3 स्तर हैं, जिसमें
एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा होता है जिला पंचायत। तीसरा होता है जिला पंचायत। एक ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत होती है और पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। ठीक है बच्चों, नगर पंचायत होती है छोटे स्तर पर, नगर पालिका बड़े स्तर पर होती है और नगर निगम उससे बड़े स्तर पर होता है। और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं, क्षेत्र पंचायत के मुखिया को हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं और जिला पंचायत के प्रमुख को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। ये स्थानीय स्तर का बंटवारा है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो विधायी अधिकार हैं यानी कौन कौन से क्षेत्रों में केंद्र सरकार कार्य कर सकती है, कानून बना सकती है, और किन कार्यों पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इस आधार पर संविधान में 3 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। 3 सूचियां बताई गई हैं, जिसमें पहला है संघ सूची। पहला क्या है बच्चों? संघ सूची। देखते हैं संघ सूची में क्या है। संघ सूची में जो विषय आते हैं उन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वे कौन कौन से विषय हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कौन सा विषय किस सूची में शामिल है, इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देखें और नोट करें। देखिए क्या क्या शामिल होता है संघ सूची में, या किन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। इसमें प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है बच्चों, ये इतने विषय हैं, इन विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। ये संघ सूची के विषय हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय है अथवा संघ सूची का विषय नहीं है, इसलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखना। प्रतिरक्षा है, या प्रतिरक्षा को हम रक्षा भी कह सकते हैं, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा है। इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार का है और ये संघ सूची में ये विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट आता है राज्य सूची, यानी ऐसे सूची जिसमें जो विषय आते हैं उन पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। देखिए इसमें राज्य सूची में क्या शामिल है? पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है। जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से विषय राज्य सूची में सम्मिलित होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है? ये विषय हैं, इनको ध्यान में रखना बच्चों। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है बच्चों, ध्यान में रखना। प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा इसको हम जब ये अगला सेशन लाएंगे MCQ का, उसमें हम प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे उसका प्रारूप बताएंगे।
तो इसलिए इसको आप नोट करते जाएं। फिर तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तीसरी सूची क्या है? समवर्ती। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें कानून दोनों ही स्तर की सरकारों के द्वारा सम्मिलित रूप से बनाए जाते हैं। यह दोनों की सहमति आवश्यक है। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? इसमें शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय इसमें शामिल किए जाते हैं। इन पर कानून जो बनाया जाता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस पर केंद्र राज्य दोनों मिलकर जो है सहमति से कानून बनाते हैं। जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में बनाए जाते हैं कानून, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों केंद्र सरकारों दोनों को ही है। यानी दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन जब दोनों के कानूनों में कोई टकराव होता है, माने दोनों ने अपने अलग अलग कानून बना दिए, अब दोनों के कानूनों में विरोधाभास है, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है या प्रधानता दी जाती है। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य या वैध होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय इसके किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे? क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। बाकी जो विषय बचते हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। और हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं हैं। यानी भारतीय संघ में भी सभी राज्यों को समान अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और जैसे कि अब ऐसे कौन कौन से राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उनके नाम याद रखना बच्चों, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों, जिसका अनुच्छेद है 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। यानी जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इन राज्यों के नाम ध्यान रखना बच्चों, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम। अनुच्छेद 371 के तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके जो होते हैं, जो उनके आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, उन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोट में आते हैं, जिन्हें दूसरे प्रांत में एडजस्ट नहीं किया जा सकता, सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोट में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन क्षेत्रों को जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वो अधिकार इन केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। ये केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। यानी जब हमारा संविधान बना था तो उसी में इस बात का जिक्र था। और अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। यानी संशोधन करना बहुत आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, संसद के कौन कौन से दो सदन होते हैं ये भी बच्चों को मालूम होना जरूरी है। तो संसद में दो सदन होते हैं,
आइए इनकी पहले चर्चा कर लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, राज्यसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 सदन होते हैं। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। जो भी लोकसभा में सदस्य संख्या जो होती है और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है, उस सदस्य संख्या का 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, तब उसमें बदलाव होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा, इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों, भारत में कितने राज्य हैं बच्चों? भारत में इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना बच्चों, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 थे, बाद में 8 रह गए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो गया है, जिसके कारण 8 शेष बचे हैं। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और तो इसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। यानी 28 राज्य हैं, तो 28 में से 14 राज्य, कम से कम 14 राज्यों की सहमति होनी चाहिए उसमें संशोधन करने के लिए। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्यों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। यानी केंद्र को अपनी सरकार चलाने के लिए और राज्यों को अपनी सरकार चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, जो राजस्व की आवश्यकता होती है, वो राजस्व कैसे प्राप्त होगा? राजस्व विभिन्न प्रकार के कर लगाकर जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये कर लगाने का जो अधिकार है और जो विभिन्न संसाधन दिए गए जिससे राज्य या केंद्र सरकार राजस्व को एकत्रित कर सके, तो ये इसका बंटवारा भी जो है संविधान में ही किया गया है, क्योंकि अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। अब अगला पॉइंट है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जो संघीय व्यवस्था है वो कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, यानी संविधान के अनुसार चलना जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की जो है संघवाद की भावना, विविधता, आदर, संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चले कि यह काम किस तरह से हो पाया है। इससे पहले हम इस मानचित्र को देख लें। ये मानचित्र ये 1947 का मानचित्र है, जब भारत आज़ाद हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो लाइनों में दिया गया ये वाला, ये पहले यहाँ तक भारत ही था, जो कि 1947 में पाकिस्तान के अलग होने पर भारत की ये स्थिति बनी हुई है।
ये उस समय का है जब समय भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश का निर्माण हो गया था। अब हमारा अगला पॉइंट है भाषाई राज्य। देखिए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यानी पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, प्रांतों का गठन किया गया। ये बहुत ही कठिन परीक्षा थी। ऐसे हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, तो बहुत सी भाषाओं के आधार पर बहुत से राज्य होने चाहिए। तो ये मामला उठा था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का मामला उठा था, प्रश्न उठा था। तो भारत ने जो आज़ादी प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 में, और तभी से भारत में लोकतंत्र की जो यात्रा थी वो शुरू हो गई थी। उस समय से लेकर 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी 1947 से लेकर 2019 तक जो भारत का जो राजनीतिक मानचित्र उसमें कई बार बदलाव हुए हैं। कई नए राज्य बने हैं और कई राज्यों का विलय हुआ है। तो इस प्रकार भारत के जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें आप बदलाव देख सकते हैं। और अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदल दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा कई जो नए राज्य बने हैं, प्रांत बने हैं, उनकी सीमाएं भी बदल गई हैं, उनके क्षेत्र भी बदल गए हैं, उनके नाम भी बदल गए हैं। और नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। ऐसा इसलिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति और भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इसमें जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है जैसे राज्य शामिल हुए। इनकी जो अलग जो राज्य बने हैं ये किसी भाषा के आधार पर नहीं बने हैं बल्कि ये जो हैं संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं के आधार पर ये राज्य जो है बने हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इसमें देश टूट जाएगा। भाषाओं के आधार पर तो देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा तो हो ही गया था पाकिस्तान, अन्य भी टुकड़े हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ सीमा के लिए टाल दिया गया। जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था इसमें कई देशी रियासतों को जोड़ा गया था और भारतीय संघ का निर्माण किया जा रहा था। तो सरकार ने राज्यों का जो पुनर्गठन था, जो राज्यों को गठजोड़ था, जो एक दूसरे में राज्यों को मिला रहे थे, उसको रोक दिया। और पर हमारा जो अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। तो देखिए बच्चों, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। आप ये नवीनतम मानचित्र है, ठीक है बच्चों। और जब इतिहास या भूगोल की बात होती है इसमें 5 नंबर का मानचित्र इतिहास में आता है और 5 नंबर का मानचित्र भूगोल में आता है। तो मानचित्र को कैसे भरेंगे इसके लिए हम एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हम मानचित्र को भरना सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम केवल ये देख लेते हैं कि कौन सा राज्य की सीमा कहाँ तक फैली हुई है और क्या वर्तमान में भारत का मानचित्र कैसा है। देखिए बच्चों, ये जो भारत का मानचित्र आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन नेपाल देश का है, ये भूटान देश का है, ठीक है बच्चों।
और ये बांग्लादेश है, दूसरा देश है। ठीक है बच्चों, इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये पाकिस्तान है, और जो नीचे दिया गया यहाँ पर ये श्रीलंका, ये हमारे देश से बाहर है, ये श्रीलंका। ठीक है बच्चों, बाकी स्थिति आप देख सकते हो मानचित्र में, विभिन्न राज्य दिए गए हैं, उनकी सीमाएं दी गई हैं। और अभी हाल ही में जो है 2019 के करीब में आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें जो नया राज्य बना था उसका नाम रखा गया था तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश को बांटकर बनाया गया था। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश को बांटकर ये राज्य बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यहाँ से यहाँ तक था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। पहले मध्य प्रदेश यहाँ तक विस्तृत था, फैला हुआ था। तो मध्य प्रदेश से एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। और बिहार से एक नए राज्य का गठन हुआ झारखंड। बिहार से एक नए राज्य का गठन हुआ झारखंड। और उत्तर प्रदेश से, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसको तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। ठीक है बच्चों, ये कुछ राज्यों को बांटकर नए राज्य बनाए गए हैं। और गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2 भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। तो ऐसे कई राज्य हैं जो एक राज्य से 2 राज्य बने हैं या राज्यों का विलय हुआ है। अब देखते हैं भाषा नीति क्या है। भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है बच्चों, कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा नहीं है कोई। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। ध्यान रखना बच्चों, हिंदी को क्या माना गया? राजभाषा माना गया, ना कि राष्ट्रभाषा। तो भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में कई एक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी क्या बच्चों? केवल 40% जो भारतीय हैं उनकी मातृभाषा है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, जो जन्म के समय बोली जाती है। जो बच्चा जन्म लेता है, सीखता है, पलता है, बढ़ता है, वहाँ ये भाषा बोली जाती है। इसको मातृभाषा कहते हैं। भारतीयों की मातृभाषा है, बचपन से ही सीखते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये दूसरा पॉइंट है बच्चों, कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अब प्रश्न यहाँ ये भी बन सकता है कि जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में शामिल हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जो 22 भाषाएं हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची। ध्यान रखना, एक सूची होता है, एक होता है अनुसूची। अनुसूची में शामिल हैं। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां बच्चों? 12 अनुसूचियां। उसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है।
केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार, यानी केंद्र की जो भर्तियां निकलती हैं, जो भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं केंद्र में, वो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र ही रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा, यानी जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो हिंदी नहीं समझ सकते, उनके लिए यह लाभदायक है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं, क्योंकि श्रीलंका में क्या है बच्चों, एक ही राजभाषा है, वो भी सिंगली, उसमें तमिल भी रहते हैं। जो तमिल सिंगली नहीं बोल पाते हैं उनके लिए दुष्कर भाषा है। तो अगर ये स्थिति होती तो श्रीलंका की तरह हमारे देश में भी गृह युद्ध छिड़ जाता, जो कि ऐसा हमारे नेताओं ने रुख नहीं अपनाया और बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है कार्य किया। अब केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। यानी केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है वो संघवाद के सुदृढ़ीकरण की ओर संकेत करता है कि भारत में संघवाद कितना अधिक प्रबल है, मजबूत है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं या पालन करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे देश की एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा था, कि काफ़ी समय तक हमारे देश में एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा था। कौन सी थी? वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी थी बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसकी पहली बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में संपन्न हुई थी। या पहला अधिवेशन, ये इतिहास के प्रश्न में बच्चों पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो वह स्थान क्या है? वह स्थान बम्बई है। तो मानचित्र को हम अलग से बताएंगे बच्चों, क्योंकि ये बात आ गई यहाँ पर कि दल की बात आ गई कि सबसे पुरानी पार्टी, तो मैंने यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दी है, तो इसको ध्यान में रखना बच्चों। तो शासन रहा है और इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ है कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की है, आपने देखा होगा। और वर्तमान में आप देख रहे हो, जहां अगर संघीय सरकार में किसी एक दल की सरकार है और जो राज्य हैं उन राज्यों में अगर उस दल की सरकार नहीं है, तो वह सरकार, केंद्र सरकार, उन राज्यों के साथ भेदभाव करती है।
बुरा बर्ताव करती है, समान व्यवहार नहीं करती है, उनको विकास के लिए कम धन मुहैया कराती है या उसकी उपेक्षा करती है। वर्तमान में आप इस बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार का रुख बदला है और सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करती है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। और क्योंकि होना भी चाहिए, सरकार के लिए सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे वे किसी भी प्रदेश में रहते हों। तो बात यहाँ पर पहुँच गई है कि उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। भाई जब एक सरकार होगी, एक ही दल होगा, तो वो मनमानी करने लगता है। तो वही बात कांग्रेस के संबंध में आई। तो जो विपक्षी दल थे, जो मजबूत दल नहीं थे, जहाँ उनकी सरकार थी विपक्षी दलों की, उन सरकारों को भंग कर दिया और यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। तो 1990 के बाद में यह स्थिति काफ़ी बदल गई और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अनेक राज्य जो हैं उनमें जो क्षेत्रीय दल हैं उनका उदय हो गया। अब जैसे कि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि ये क्षेत्रीय दल हैं। अपना दल है। ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं बनी राजनीतिक पार्टियां। और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। अब केंद्र में गठबंधन की सरकार क्या होती है बच्चों, आइए समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है। क्योंकि जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब प्रमुख राष्ट्रीय जो पार्टियां होती हैं वो क्षेत्रीय दलों को अपने साथ में सम्मिलित कर लेती हैं, उनके साथ गठबंधन बना लेती हैं और गठबंधन के आधार पर सरकार बनानी पड़ती है। तो इस प्रकार की सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है या प्रभावी है। जैसा कि यहाँ पर इस चित्र दिया गया, राज्यों की शक्तियाँ देखिए, ये केंद्र सरकार है, यहाँ पर ये राज्य हैं, आप देख सकते हैं बहुत से राज्य हैं लाइन में लगे हुए हैं, सबके नाम लिखे हैं। ये यूपी है। तो यहाँ पर राज्यों की जो शक्तियाँ उनका बंटवारा किया जा रहा है, राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं गठबंधन की सरकार की कुर्सी, जो गठबंधन की सरकार बनती है वहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गठबंधन सरकार देखिए, आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो गठबंधन सरकार होती है इसमें कई दल मिलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये साइकिल बनी हुई है, ये चश्मा बना हुआ है, यानी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो इनसे मिलकर जो है जो गठबंधन सरकार बनती है। भारत की भाषाई विविधता क्या है, देखिए समझो बच्चों, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है। ये सभी भाषाएं बच्चों जो हैं हिंदी में ही सम्मिलित की जाती हैं। और ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई, जिनमें 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इन्हीं में से जो 22 भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है
उसमें रखा गया है और इनको अनुसूचित भाषाएं कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुसूचित भाषाएं कहा गया, और बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का समता सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या जोड़ ली जाए तो जो 2011 में यह जनसंख्या 50% से भी कम थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात करें तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया है, और दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं। तो ये देखिए बच्चों, भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर परसेंट के रूप में भी दे सकते हैं, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाओं को संविधान में 22 भाषाओं में दर्जा दिया गया है, जिसमें असमिया है, बांग्लादेश है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुर है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जो राज्य पुनर्गठित किया गया, मिलाए जाते थे, जोड़े जाते थे या अलग किए जाते थे, इसकी प्रक्रिया के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है बच्चों कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इस बंटवारा भी हो गया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। भारत में विकेंद्रीकरण। क्या है विकेंद्रीकरण बच्चों? तो भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है बच्चों? जो सत्ता, यहाँ पर विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है सत्ता के विकेंद्रीकरण से, यानी सत्ता का बंटवारे से। इन सत्ता की जो शक्तियाँ हैं, केंद्र की जो शक्तियाँ हैं, वो किसी उसका बंटवारा हो सके विभिन्न स्तरों पर। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। भारत के जो राज्य हैं वो यूरोप के स्वतंत्र देश जो हैं उनसे भी बड़े हैं हमारे यहाँ के जो राज्य। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है वो रूस जो देश है यूरोप का, रूस से बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं और इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। ताकि निचले स्तर पर विकास पहुंच सके। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी के 3 स्तर पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया कि जिसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिससे तीसरे स्तर की स्थानीय शासन कहा जाता है। जो तीसरा स्तर बना है उसे बच्चों स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासी संस्था के नाम से जाना जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच, जो आधारभूत सोच है,
वो यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं जिनका निपटारा जो है स्थानीय स्तर पर अच्छी ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में जो फैसले होते हैं, फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत बढ़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस दिशा में जो कार्य किया गया था, भारत में जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो ये प्रक्रिया जो है अपनाने से जो शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था की जो मंशा थी शासन की कि विकास की लहर उच्च स्तर से निम्न स्तर तक पहुंच सके, तो विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें सीधे राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया, यानी इन पर राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। जो स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं, इन पर जो है राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था, ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। लेकिन वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वास्तविक विकेंद्रीकरण हुआ, जो संवैधानिक विकेंद्रीकरण हुआ, उसकी दिशा में जो पहला कदम उठाया गया था 1992 में उठाया गया था। संविधान में संशोधन करके इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो भारतीय संविधान में 1992 में, 92 और 93 में दो संविधान संशोधन हुए थे, जिसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्रामीण स्तर पर था, यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित था, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो शहरी क्षेत्र से संबंधित था, यानी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत से संबंधित था। तो इसमें दोनों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और जिससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। तो स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना वैधानिक बाध्यता है। जब इस प्रकार का संविधान बन गया तो इसमें स्थानीय जो स्वशासी निकाय हैं, यानी ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, उनमें जो है नियमित चुनाव कराया जाना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचन स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें क्या है, ये इसकी विशेषता बच्चों, जो संविधान में संशोधन हुआ था ग्राम पंचायतों से संबंधित, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित, तो यहाँ से पूछा जाता है कि 1992 के बाद क्या परिवर्तन हुआ, क्या सुधार किए गए संविधान में, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से जो है निचले स्तर पर पहुँच सके। तो पहला तो हो गया चुनाव नियमित हो गए, संवैधानिक बाध्यता हो गई। दूसरा है इसमें स्थानीय जो स्वशासी निकाय हैं, संस्थाएं हैं, उसमें जो है अनुसूचित जाति यानी SC ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। फिर अगला तीसरा पॉइंट है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। ये क्वेश्चन यहाँ से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 1/3 यानी 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। इसके बाद है हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, यानी राज्य चुनाव आयोग का भी गठन कर दिया गया ताकि ये इन क्षेत्रों में चुनाव निष्पक्ष रूप से करा सके। फिर राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। जो सत्ता की भागीदारी है वो हर राज्य में अपनी अलग अलग प्रकृति है।
गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यानी गांव में, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज के नाम से जाना जाता है और उसके 3 स्तर होते हैं। प्रत्येक गांव में, यानी कुछ राज्यों में प्रत्येक गांव में या एक ग्राम पंचायत होती है या एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। जो ग्राम सभा होती है उसकी देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उनके काम काज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी पड़ती हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर पर तक का है और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं, जिसको ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन चलाने वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ से प्रश्न बनता है, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। या अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों को नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत और शक्तिशाली हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव को नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, प्रतिभाग भी करते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदत स्थिति से अभी काफ़ी दूर हैं। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो पार्ट सेशन। कैसा लगा बच्चों आज का सेशन? इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अगले वीडियो में हम इसके MCQs, महत्वपूर्ण MCQs लेकर आएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।